भारत के अंदर बीमारी का कैसे एक विस्फोट होता जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी जो बड़ी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, यानी कि ये बिना किसी आवाज के चुपचाप घात लगा के किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रही है ये बीमारी, इसको ऐसी उपाधि दी गई है। हम बात कर रहे हैं मधुमेह या डायबिटीज की। मेडिकल जर्नल जो है लैंसेट, बहुत बड़ा जाना माना मेडिकल जर्नल है, इसकी एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हम लोग यानी कि भारतीय, हमें बहुत जरूरी है कि इस पूरी स्टडी पर हम ध्यान दें। इसमें भारत में रहने वाले लोगों की सेहत पर चिंता जताई गई है। दरअसल डायबिटीज किसी जमाने में अमीरों की बीमारी कही जाती थी। इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक बीमारी इसको कहा जाता था। ज्यादा व्यायाम जो लोग नहीं करते थे, खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते थे, उनको डायबिटीज का रोग हो जाता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और दफ्तरों में काम करने वाले लोग दिन भर कुर्सियों पर बैठकर अपना काम करते हैं। खाने पीने में भी फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में फूड आपके घर में आते हैं, जो खाने पीने की चीजें वस्तुएं आती हैं, उसका चलन काफी बढ़ गया है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज का जो रोग है उसका खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। डायबिटीज के बारे में एक और खतरनाक बात यह है कि अगर यह लग जाए तो शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। घाव जल्दी भरते नहीं है। जब तक शुगर का स्तर नियंत्रित ना हो, आपका ऑपरेशन आदि कोई बीमारी, कोई भी जिस तरीके के आपको एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज ना हो, जितनी जल्दी से उसके ऊपर काम किया जा सकता है, डॉक्टर्स अपनी सलाह से जो भी चाहें वो कर सकते हैं, वो अगर आप डायबिटिक हैं तो वो नहीं हो सकता। साथ ही साथ डायबिटीज के शिकार लोगों के साइलेंट हार्ट अटैक भी ज्यादा पड़ने के चांसेस हैं और वो कई बार घातक भी साबित होता है। तो जरा लैंसेट की जो स्टडी है वो क्या क्या कह रही है वो जरा आपको बताते हैं। चौंकाने वाली स्टडी है, आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपने जीवन में बदलाव भी करने चाहिए। भारत में 2019 में 7 करोड़ लोग, फिर सुनिए, 7 करोड़ लोग ऐसे थे जो डायबिटीज के शिकार हुए। यह महज 4 साल में जो संख्या है वो बढ़कर 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में अब जो अनुमानित जो है, जो लोग जो डायबिटीज के रोगी हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो बोझ है वो बढ़ गया है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी कि मोटापा जैसी बीमारियां आम बात हैं। लैंसेट के सर्वे में यह भी बताया गया कि 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 31 राज्यों में यह सर्वे उन्होंने किया। शहरी इलाकों में 33,537 लोग ऐसे इस पूरे सर्वे में शामिल किए गए, तो बड़ा सैंपल है। और ग्रामीण इलाकों में 19,506 लोग इस स्टडी में शामिल हुए। कुछ विकसित राज्यों में यह आंकड़ा स्थिर है, जबकि दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है। इस स्टडी में पाया गया कि गोवा, पुडुचेरी, केरल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें कहा गया कि इस पर फौरन कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें खुद भी और सरकारों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज, प्री डायबिटीज गोवा में करीब 26.4 और प्री डायबिटीज की जो संख्या वहां बताई गई वो बताई गई 20%। पुडुचेरी में डायबिटीज से ग्रसित लोगों की संख्या 26.3 और प्री डायबिटीज स्टेज में 25.8। केरल में 25.5, वहीं प्री डायबिटीज 18.3। चंडीगढ़ में 20.4 लोगों को डायबिटीज से जूझ रहे हैं और प्री डायबिटीज स्टेज पर 15.6% लोग हैं। दिल्ली की अगर बात करें 17.8% लोगों को डायबिटीज है और 18% लोग प्री डायबिटीज स्टेज में खड़े हैं। तमिलनाडु में 14.4, पश्चिम बंगाल में 13.7% लोग डायबिटिक हैं और 23.5% लोग प्री डायबिटिक हैं। सिक्किम की अगर हम बात करें तो वहां पे 12.8% लोग डायबिटिक हैं और 31% करीब जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक हैं। पंजाब में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12.7 लोग डायबिटिक हैं और 8.7 लोग प्री डायबिटिक हैं और हरियाणा में 12.4
और प्री डायबिटीज स्टेज में 18.2% लोग हैं। इस स्टडी के मुताबिक भारत की कम से कम 15.3% आबादी, यानी कि करीब 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटीज की श्रेणी में रखे गए। यानी कि अगर ये लोग एहतियात ना बरतें तो डायबिटीज की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा इस स्टडी में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बढ़ते मरीजों की भी आंकड़े दिए गए हैं और चिंता जताई गई है। जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। देश में हाइपरटेंशन के 31.5% मरीज हैं। ऐसे ही मोटापे के शिकार लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। डायबिटीज, जैसे हमने आपको बताया था, गोवा में जो हमने जिस तरीके से आपको बताया, तो उसमें अगर आप देखा जाए तो 10.1 करोड़ जो है कुल मिला के मरीजों की संख्या, जिसमें गोवा 26.4, प्री डायबिटीज भी आपको हमने इसमें बताया। हाइपरटेंशन, अगर मैं सिक्किम की अगर बात करूं तो वहां पर 31.3% लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन के भी शिकार हैं। साथ ही साथ हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो आंकड़ा है वो 51.8% है। यानी कि पंजाब की आधे से ज्यादा आबादी हाइपरटेंशन से जूझ रही है। साथ ही साथ अगर ओबेसिटी की हम बात करें, मोटापे की, तो इसमें देखिए कि करीब देश के अंदर 25.4 करोड़ लोग इससे संक्रमित हैं और पुडुचेरी में 53.3% लोगों को जो है इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर पेट के मोटापे की बात करें तो पुडुचेरी में 61.2% लोग इस परेशानी से भी जूझ रहे हैं। अब जो पैर पसार रही है डायबिटीज की बीमारी इस देश में, उसका जरा थोड़ा कंपैरेटिव आंकड़ा आपको दिखाते हैं। 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के रोगी थे। अब ये आंकड़ा 2023 की अगर मैं बात करूं तो बढ़कर 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो भारत के अंदर तेजी से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। आंकड़े जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, वहां पे प्री डायबिटीज की श्रेणी के जो मरीज हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। प्री डायबिटीज की श्रेणी में जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से कई राज्यों में जो वहां पर भी एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से इस वक्त जूझ रहे हैं और अगर वो ध्यान ना दें तो प्री डायबिटीज से सीधे डायबिटीज की श्रेणी में आ जाएंगे। डायबिटीज के अलावा और दूसरी बीमारियां जो लोगों को चिंता का सबब इस वक्त बनी हुई हैं, उसके बारे में भी हमने आपको एक एक करके बताया कि कैसे मोटापा हो चाहे या जो डिप्रेशन की लोगों के अंदर बात हम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस की श्रेणी में आते हैं। यानी कि अगर आप अपने थोड़े खान पान में, जीवन में जिस तरीके से आप गुजार रहे हैं, रहने सहने में बदलाव करेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। पर क्या किया जा सकता है, इस पर हमने डॉक्टर शिव कुमार सरीन, निदेशक हैं ILBS अस्पताल के, उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। डायबिटीज एक तरह से लिवर की बीमारी है। तो लिवर में नॉर्मली 5% से कम फैट होती है। अगर वो फैट 10% या उससे ज्यादा हो जाए, मतलब फैटी लिवर हो जाए, तो उसमें इंसुलिन जाकर के सेल्स में काम नहीं करती। तो पैंक्रियास को और इंसुलिन बनानी पड़ती है और बनानी पड़ती है सारा टाइम। धीरे धीरे करके ओवर ईयर्स पैंक्रियास के सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और प्री डायबिटीज और सब्सिक्वेंटली डायबिटीज के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर हम इस बात को समझें कि ये डायबिटीज का एक जेनेसिस फैटी लिवर से है, तो एक सवाल क्लियर हो जाए। दूसरा, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, फटाक से एक दवाई ले लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि ये आया कहाँ से। तो जब लिवर में फैट इतनी हो जाती है कि वो उसको संभाल नहीं पाता, तो वो ब्लड में आ जाती है। तो वो अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है तो उसका जेनेसिस सोर्स फैटी लिवर है। फिर ये फैट जाकर के आपकी आर्टरीज या हार्ट में जमा होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट डिजीज होने लगती है, स्ट्रोक होने लगता है, किडनी डिजीज होने लगती है। तो अगर हम आज देखें कि भारत में 31 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है या 10 करोड़ को डायबिटीज है, 15 करोड़ को हमारे
यहाँ प्री डायबिटीज है। तो सबका जेनेसिस जो है फैटी लिवर है, जो भारत में लगभग 1/3 की पॉपुलेशन में है। तो हम अगर इसको समझ लें कि लिवर से फैट निकल जाए, और अभी देखिए सेंट्रल ओबेसिटी भारत में उन्होंने बताया कि पेट मोटा 35 करोड़ लोगों का, मतलब भारत के 1 in 3 आदमी का पौंज निकली हुई है। तो उसको अगर हम सेटल कर लेंगे तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उसके अंदर बहुत मेजर हम जो है उसके अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। पर ये समझ की बात है कि क्यों हो रही है और कैसे रोकें। बॉटम अप अप्रोच चाहिए कि हर आशा वर्कर, हर एएनएम, सीएचसी, पीएचसी के हर व्यक्ति को ये समझना है, और आपके टीवी के माध्यम से हर व्यक्ति को समझना है कि अगर मोटापा है या अगर डायबिटीज है तो उससे बचना है। और एक रूल ऑफ 80 है कि मैं जितना खाता हूं उसका 80% खाऊं, 80 मिनट विगरस एक्सरसाइज करूं, अपनी वेस्ट को 80 से ऊपर नहीं जाने दूं, और हाँ 8 बजे के बाद ना खाऊं और कम से कम 8 घंटे की नींद लूं। अगर ये सारे दिनचर्या के नियम करें तो स्टेट और इंडिविजुअल, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अवेयरनेस है और आप लोगों को आगाह करना है, पर बीमारी ना होने दें। इस पे और चर्चा करने के लिए इस वक्त, क्योंकि बड़ी समस्या है, जैसे डॉक्टर सरीन कुछ नुस्खे बता रहे थे, कुछ तरीके बता रहे थे और कह रहे थे कि जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमारे साथ डॉक्टर निखिल टंडन जुड़ रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये लैंडसेट की सर आपने स्टडी देखी और एम्स भी अपने तरीके से कई इस तरह के अध्ययन करता रहता है, तो कितना चिंताजनक है और हम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए कितना जरूरी है ये इस बात को समझना? इस पे टिप्पणी करने से पहले छोटा सा स्पष्टीकरण कर लूं जी। लांसेट में ये स्टडी छपी है जी, उन्होंने करी नहीं है, करी हिंदुस्तान में हम ही लोगों ने करी जी, है जी। तो ये आईसीएमआर के तहत करी गई है, ये छपी उसमें है। तो श्रेय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और हिंदुस्तान में बैठे विशेषज्ञों को जाता है, लांसेट में केवल छप। बिल्कुल। दूसरी चीज जो देखिए चिंता की वजह है, चिंता की वजह यह है कि एक जमाने में हमारे यहाँ संक्रामक रोग अधिकतर और जच्चा बच्चा की परेशानियों पर ही अधिकतर हमारी जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं थी उन पे फोकस थी, और वो जायज भी था। लेकिन समय के साथ धीरे 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 करते हुए अब जो गैर संक्रामक रोग है, जिसे आपने कहा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनकी मात्रा बढ़ रही है, और आज की तारीख में मृत्यु का और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ का ये संक्रामक रोगों से ज्यादा बढ़ के एक कारण हो चुका है। तो अब हमें ना इस पे ज्यादा इसकी चिंता ये नहीं करनी चाहिए कि ये 8 करोड़ है या 10 करोड़ है, 9 करोड़ है, हमें मान के चलना चाहिए इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और इस पे हमें बहुत जोर से फोकस करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगा कि सन 2010 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नेशनल प्रोग्राम इस पे शुरू किया है, नेशनल एनसीडी प्रोग्राम, और डायबिटीज उसके तहत आता है। और इसी साल 17 मई को इसकी नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस निकली। जैसे डॉक्टर सरीन साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल ग्रास रूट फ्रंटलाइन वर्कर से इसकी कहानी शुरू करके, और ये कहानी थ्रू द हेल्थ सिस्टम, हमें हेल्थ सिस्टम को सशक्त बनाना है ताकि हम मैसेजिंग कर पाए, लोग अपने आप को इन बीमारियों से बचा पाए, और जिसको ये बीमारी हो जाती है उन तक हमारे पास उनको इलाज करने की हमारी क्षमता और जोर से हो जाए। तो ये मतलब इसमें हमें इसमें कोई शक नहीं है जो आपने कहा कि मात्रा बढ़ गई है, और इस पे हमारा फोकस करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि हम भी बात कर रहे थे कि पहले ये डिजीजेस, या अभी भी वैसे कायदे से देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिजीज की श्रेणी में आते हैं कि आपका खान पान ठीक नहीं है, सोने का तरीका नहीं है, या व्यायाम आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चिंता की बात इसमें यह भी थी कि ये सब पहले शहरों में या एक विशेष वर्ग में देखे जाते थे, अब ये बिल्कुल हमारे गांव तक, छोटे कस्बों तक पहुंच गया है। तो क्या उसको देखते हुए दिनचर्या में मोटा मोटा हम कुछ बदलाव देख रहे हैं, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इससे बच सके? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। एक जमाने में हम कहते थे कि भारत अपने गांव में रिजाइड करता है, लेकिन आप देखिएगा अर्बनाइजेशन इतना हो गया है, कई प्रांत ऐसे हैं जहां उनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा शहरी हो चुकी है बनिस्पत की भी वो गांव में रह रही हो। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे मन में पुरानी हिंदी पिक्चरों से था कि गांव में क्या होता है और आज गांव में क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है।
उसमें भी मैकेनाइजेशन, उसमें भी तो वो जो एक दिनचर्या ग्रामीण लोगों की भी थी, उसमें भी परिवर्तन आ गया है। तीसरा है, अब क्योंकि हम लोग एक जो अपने ट्रेडिशनल खान पान के साथ हमारा मतलब एक्सपोजर और देशों के खान पान से, वेस्टर्न लाइफस्टाइल से, वेस्टर्न डाइट से भी हुआ है, तो उसमें भी हमारा काफी हद तक परिवर्तन आया है। तो जो आपने बिल्कुल ठीक तरह कहा, ये लाइफस्टाइल से इनका बहुत ज्यादा वो है। देखिए, अगर केवल जेनेटिक्स होता तो 100 साल पहले की जीन्स और आज की जीन्स में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उन जीन्स में हो सकता है उससे हमारी प्रवृत्ति होती है, लेकिन लाइफस्टाइल में क्योंकि हम में बदलाव आया है, तो उन्हीं जीन्स के होते हुए हमारी इन बीमारियों की मात्रा बढ़ गई है। अब वो चाहे खाना हो, चाहे एक समय के साथ सोना हो, चाहे नियमित रूप से व्यायाम करना हो। और देखिए, व्यायाम का भी दो हिस्से होते हैं, एक वर्क रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन वो आपने जैसे अभी कहा था कि अधिकतर लोग अब दफ्तरों में बैठ के, वहां तो वर्क रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर हो। और तो हमारी लेजर टाइम फिजिकल एक्टिविटी, उसकी हमारी खास आदत है नहीं एज अ पॉपुलेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, कैलोरी डेंस फूड ज्यादा खाए जा रहे हैं, व्यसा की मात्रा बढ़ाई जा रही है, वजन बढ़ते जा रहा है, जैसे आपने खुद ही बताया, ओबेसिटी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और ये केवल शहरों में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। तो इस कारणवश ये हमारे को ये दिक्कतें अब प्रकट हो रही हैं। सर, मैं एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो भी देख रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी करके कह रहे हैं कि देखिए, कुछ मजबूरियां हैं कि नहीं 8 बजे के बाद ही लोग डिनर कर पाते हैं, या और जो परेशानियां हैं उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं कि व्यायाम करें और बाकी सब। आबो हवा का भी क्या इसमें फर्क पड़ता है? जिस तरीके के हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पोल्यूशन हमारे लिए एक बड़ा समस्या बनती जा रही है, साफ पानी, साफ खाना पीना, तो क्या उसका भी एक फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसा है, डायबिटीज मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहते हैं। जो आपने कहा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रदूषण, उसका भी उसमें योगदान है, स्ट्रेस का भी उसमें योगदान है। अब हम ये कहें कि अब हम जब तक पोल्यूशन ठीक नहीं होगा, हम अपनी बीमारी के लिए कुछ नहीं करेंगे, उससे तो कोई लाभ होने नहीं वाला है। तो जहां तक जो संभव है, वहां हमें प्रयास करके ऐसी दिनचर्या, ऐसी जीवन शैली को अपनाना चाहिए ताकि ये बीमारियों से हम ग्रस्त ना हो पाएं, और अगर हमें है तो उनको नियंत्रण में रहें ताकि उनके कारण जटिलताएं ना हो पाएं। बहुत जरूरी बात आपने कही, और इसमें कई, जैसे बताया, कई सारे फैक्टर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें से सारे फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें आपके ही कंट्रोल में है, अपने खाने पीने पर, सोने की कोशिश का बेहतर करने पर, या व्यायाम करने पर, वो आपके कंट्रोल में है। कम से कम उन चीजों को तो आप कर ही सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आसानी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए इसकी विकटता भी, और साथ ही साथ इसके लिए क्या किया जा सकता है।